हमारा ये जो कोर्स है, दिस इज डीबीटी, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी। एज यू नो कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हम डीबीटी यूज़ करते हैं, जिसमें डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स एंड बिहेवियर हैं, एंड मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर हम डीबीटी के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरपर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन उनकी वजह से किसी भी ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता या उसके इमोशंस उस तरह से स्ट्रांग नहीं होते, बचपन के किसी ट्रॉमा को लेकर उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं होते, उसके इमोशन इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो अडल्ट लाइफ में आकर उसको बहुत इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो इंडिविजुअल स्किल, किस तरह से हमने उसकी इंटरपर्सनल स्किल बेहतर करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम डीबीटी में देखेंगे, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, और जितना अच्छा आप मुझे इस पे रिस्पॉन्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी इसकी लर्निंग होगी। इसमें इतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकली आप नहीं करेंगे। सेकंड थिंग जो इसमें है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर जो है। जब आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी, आपका कोई भी एक ऐसा रिलेटिव है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनके साथ अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो आपकी पर्सनालिटी पे ऑटोमेटिकली उसका एक बैड इफेक्ट भी आता है, जब आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती अपने रिलेशनशिप्स में। ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन की कोपिंग स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? समटाइम आप सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर कर लेते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दें। आपने शायद स्कीमा थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को जब हम करते हैं तो डीबीटी और स्कीमा, ये दोनों थेरेपीज जो इंटीग्रेटेड थेरेपी हैं बेसिकली, एंड सीबीटी से ही आप इसको कह सकते हैं कि इसको डिराइव किया गया। सीबीटी इज द मदर ऑफ ऑल थेरेपीज। तो उससे ही इसको ड्राइव किया, और इसकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनईटीज पे बिलीव करती हैं, उस पे बेस करती हैं, और हम एनईटीज को ही जो है वो पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करते हैं। आप में से कोई मुझे बताएंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो कोई मुझे बता सकता है कि उसके अंदर क्या, क्या ऐसी डायमेंशंस आती हैं, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स तो हम नहीं कहेंगे बिकॉज वो बेस करता है बिहेवियर पे। आपका किस तरह का बिहेवियर, आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है? मुझे पता चले कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका नॉलेज माशाल्लाह कितना अच्छा है, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है उनको एक्सप्लेन करने में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। दैट्स फाइन। ऐसे डीबीटी आपको नहीं आएगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि हम किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए बैठे हैं, तब तक आपको डीबीटी नहीं आएगी। सर मुझे कह रहे हैं कि ओनली वन पार्टिसिपेंट इन क्लास में, तो मैं उन वन पार्टिसिपेंट के लिए ही यहाँ पे बैठी हूँ, और वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, और वो मुझे बता सकती हैं। अगर मैं उनके लिए क्लास अरेंज कर सकती हूँ तो वो भी मुझे रिस्पांस दे सकती हैं। सो प्लीज़ बच्चे जल्दी से मुझे बताएं। अभी ये 101 हमारी जो है ना, दोनों की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना पता है आपको, ताकि फिर मैं आपको वहां से बात स्टार्ट करूँ। मैडम आप कंटिन्यू करें। आप इधर से कंटिन्यू करें। जी जी, मैं तो कंटिन्यू करूंगी। मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि उसमें कौन से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं इंटरपर्सनल जिनको हमें ट्रीट करना है थ्रू डीबीटी। मोस्ट जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है डीबीटी इसके अंदर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो मिसट्रस्ट होता है। कोई भी पर्सन जब वो अर्ली एज में ट्रॉमा फेस करता है, तो वहां से उसका मिसट्रस्ट हो जाता है अपने उन रिलेशनशिप, जिनमें खास तौर पे उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं,
या ऐसे क्लोज फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में उसकी ये नहीं है कि कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट, इवन ये भी होता है कि आप अगले बंदे के बिहेवियर को जब नहीं समझ पा रहे होते, कोई बच्चा जो है उस लेवल पे वो मिस के उसको सही से गाइड नहीं किया जाए, यही चीजें जैसे जैसे वो अडल्टहुड की तरफ जाता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग करती जाती हैं, जहाँ से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं डीबीटी की, तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक भेजती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ से लाइव नहीं ले सकती आप लोगों का। अच्छा, जब हम देखते हैं डीबीटी के जो फर्स्ट हमारी इसकी वर्क है, बेसिकली डीबीटी दो चीज़ों पे काम करती है। एनालिसिस है, ये जो जो हमने बातें की हैं स्टार्ट में कि किस तरह से मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट फीलिंग होता है किसी भी पर्सन की तरफ आपको, हम क्या करते हैं कि हम उन सारे वल्नरेबल फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन डीबीटी आप ये अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी आप इस तरह की कोई भी थेरेपी किसी क्लाइंट पे अप्लाई करने का सोचे, तो आप सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई किया करें। इसलिए नहीं कि आप उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप उसको खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नहीं समझ पाते कि आपने क्लाइंट से कैसे उसका रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जिनका आंसर उसको करना होता है। इन केस आप कोई भी केस ले लें, मतलब कि एक बच्ची या देखें कि उसका अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, और अब वो हर बात पे जो है वो ये कहती है कि इन लोगों को मेरी परवाह नहीं है, ये मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे घर से वो प्यार नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, ये लोग मेरी परवाह नहीं करते, मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते लेकिन बाकी लोगों को देते हैं, बाकी बहन भाइयों को देखते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाती है, या उसको ट्रस्ट नहीं है, वो कहती है कि शायद मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने आप को बड़ा जो है वो इस तरह से फील करती है। जब हम चैन एनालिसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वो चीज़ें देखते हैं कि जो उसके इन्वायरमेंट में वल्नरेबल थी, उसको इस अग्रेशन की तरफ लेके आने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसके प्रॉम्प्टिंग इवेंट्स क्या हैं। सर, अगर आप स्लाइड शेयर करें तो प्लीज़ आप एक्टिविटी पे आइएगा, बिकॉज बाकी तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ है जो हम प्रैक्टिकली मेन इसको पढ़ेंगे। ओके, स्लाइड शेयर नहीं हुई। हम प्रॉम्प्टिंग इवेंट देखते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से मैम उसका ये बिहेव। जी प्लीज़। मैम आपने स्लाइड्स डिस्प्ले की हैं? आप स्लाइड्स आपने वो शो की है? मुझे तो नहीं शो हो रही। बच्चे, मेरी तरफ आज थोड़ा इशू है, मैंने सर को स्लाइड सेंड की हैं कि वो शेयर करें अभी। सब अब स्लाइड शेयर अच्छा हो मेरे रही थी इधर ना अभी, शायद कोई इशू होगा। एनीवेज, आपको शेयर कर देंगे, आपको जो मैं अभी सेंड करूंगी ना इस क्लास के बाद, अभी आप इसको ऑल राइट समझ ठीक है। लें। मैं ग्रुप में आपको ये शेयर कर देती हूँ, आप वहां से इसको ओपन करें जो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि वो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके मैम। स्लाइड्स को आप बेशक पढ़ लें अपने पास रखने पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं स्लाइड से रटी रटाई चीज़ें जो होती है ना, आप उसको छोड़ दें, प्रैक्टिकली आप जो भी काम करेंगी ना उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। वेट फॉर 1 मिनट। जो मैंने आपको ग्रुप में भेजे, आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उसके बाद, जब हम वो इवेंट निकाल लेते हैं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आप वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो उससे ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। आपने कोशिश करनी है सबसे पहले जो
प्रॉब्लमेटिक इवेंट है, उसका जो प्रॉब्लमेटिक ट्रिगर है आप उसको कंट्रोल करें। उसके बाद हम उसका एक्चुअल बिहेवियर देखते हैं। अब एक बच्चा है जिसको ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स थे कि घर वाले मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये हो गया वो हो गया, मेरी बात नहीं मानी जाती है या मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, वो एक कलेक्टिव चीज है। मेन उसका बिहेवियर क्या होता है जब उसको गुस्सा आता है, जब वो एग्रेशन की तरफ जाता है, वो क्या करता है या वो क्या करती है, वो कौन सा ऐसा बिहेवियर उसका। ठीक है, अपने आप को गिल्टी फील करना, कोई ऐसा काम करना जिस तरह से अभी अगर मैं इस रिसेंट एक केस की बात करूँ तो उसमें यही था कि वो जो बच्ची थी उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे उसके पेरेंट्स के साथ, बिकॉज उन्होंने बचपन में ही उसको उसके चाचू के घर भेज दिया था। और जब चाचू की डेथ हुई तो उसके बाद उसकी चची ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो चाचू की वजह से वहां रहती थी, तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। अब बात ये थी कि वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही, और जब वो 10-12 साल की थी तो जिस घर में वो रहती थी उन्होंने भी ये कह के उसको भेज दिया कि भाई यू आर नॉट आवर डॉटर, आप हमारी बेटी नहीं हो, तो आप वापस चली जाओ। अब आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची का क्या फ्यूचर है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसके क्या थॉट्स हो सकते हैं, उसके क्या बिहेवियर हो सकते हैं। तो वहां से उसका जो अपने पेरेंट्स की तरफ और स्पेशली अपने चचा की तरफ या अपनी चची की तरफ एक बहुत ही हार्श किस्म का बिहेवियर था। वहां से पेरेंट्स के साथ साथ सिबलिंग के साथ भी उसका इसी तरह का बिहेवियर था। अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। नहीं है कि इन्होंने वहां भेज दिया और उन्होंने वहां भेज दिया मुझे, और यहाँ मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है और उन्होंने भी। वो अब आप आगे खुद आइडिया कर सकते हैं। वो हॉस्टल में रहती है और उसके बाद क्या होता है, हॉस्टल में उसको जो उसकी बैड कंपनी या कुछ भी आप इस तरह के कह लें जो ट्रिगर्स होते हैं, गिल्ट होता है, एग्रेशन होता है इंसान को, उसको ओवरकम करने के लिए उसने अपनी फ्रेंड के साथ नाइट पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। नाइट पार्टी से बाद आगे बढ़ती बढ़ती वो फिजिकल रिलेशन की तरफ चली गई। फिजिकल रिलेशन से बाद आगे बढ़ी तो और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। अब आप देखें कि सिर्फ उस चीज़ की वजह से उसकी लाइफ कहाँ, और ये एक प्योर पर्सनालिटी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस था। तो उसके अंदर अगर आप देखें, अगर जब आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगी केस को सामने रखते हुए, अदरवाइज आप अपने पास से भी कोई केस दे सकती हैं। तो वहां पे जो उसका अब मेन बिहेवियर यही था कि उसको इस बात का दुख था कि मेरी लाइफ थी, वो कितनी सारी चीजें, कितने सारे प्रॉम्प्टिंग इवेंट उसके अंदर शामिल होते गए और कितना जो उसका चेन बनता गया। बेसिकली हम चेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये किस तरह से उन चीजों का चेन बनता गया वो हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद हम उसके वल्नरेबल फैक्टर निकाल रहे थे, जितने भी उसके सिम्टम्स हैं इसके अंदर, इमोशनली सिम्टम्स, फिजिकली नहीं, जितने भी उसके इमोशनली सिम्टम्स हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है उसके अंदर, उस फैमिली इन्वायरमेंट उसको इस तरह से मिला। वो जब घर वापस आई तो वो बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करती थी, कोई उससे बात नहीं करता था क्योंकि वो यहाँ पे रही नहीं थी। एंगर इशू बहुत ज्यादा था, हॉस्टल की तरफ चली गई। है ही नहीं तो उन्होंने उसने अपने रिलेशनशिप के साथ वो भी टाइम टू टाइम उसको आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सबसे पहले हमने देखा कि उसका एनवायरनमेंट क्या था जो कि उसको इस चीज़ की तरफ लेके आया। फिर हमने प्रॉम्प्टिंग इवेंट देखे, फिर हमने उसका एक्चुअल बिहेवियर देखा, और उसके बाद हमने उसके वल्नरेबल फैक्टर्स निकाले। अब अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यही था कि बैड फेट है, मैं बुरी हूँ, गुस्सा आना, अपने आप को गुस्सा, मतलब कि हर कोई ऐसा हार्मफुल बिहेवियर, मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होती हैं इस तरह के लोगों में। अब ये वो सारा चेन एनालिसिस आ गया हमारे पास। इसमें हम ये नहीं करते कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रही हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम
उसका जो भी ओपिनियन होता है हम उसको ऑल्टर करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसको कंसिडरेशन देते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में जो इतना सिवियर केस होता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, इसी तरह के ही केस होते हैं, वहां पे हमारे पास डिनाइल की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम उसको ना नहीं कह सकते, हमें उसको हाँ ही कहना है, बिकॉज वो ऑलरेडी इस तरह के एक्सपीरियंसेस से आया है। लेकिन हमें हाँ इस तरह से कहना है कि हम आपकी बात को कंसीडर करते हैं, बट व्हाट इज नेक्स्ट। अगर हम सिर्फ इस चीज पे बैठे रहें कि हाँ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो हम किसी और रास्ते की तरफ जाते हैं। हम उसको कंसिडरेशन भी दे रहे होते हैं। अब अगर हम सोल्यूशन एनालिसिस की तरफ जाते हैं, वहां पे क्या है कि हमने उसकी इस वल्नरेबिलिटी को फ्यूचर में किस तरह से काम डाउन करना है, रिड्यूस करना है। अब ये केस मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, अब इसका जो सोल्यूशन का आप लिखेंगी और आप नंबर पे भेज दीजिए। सेकंड पे हमारे प्रॉम्प्टिंग इवेंट, मतलब जिस तरह से हमने चैनल एनालिसिस किया था उसी तरह से हमने इसकी रिडक्शन भी करनी है। हमने प्रॉम्प्टिंग इवेंट को किस तरह से फ्यूचर में कोई उसको पॉजिटिव एक्टिविटी देनी है, ऑपोजिट एक्टिविटी। अब जिस तरह से वो बाहर जाती है रात को, पार्टीज में जाती है, ड्रग्स करती है, उसको अल्टरनेट क्या है। हमने उसको ये नहीं कहना एकदम से कि भाई तुम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं होता, ये वो नहीं होता। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ तो जाना ही नहीं है, उससे उनका मिसट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। स्किलफुल अल्टरनेटिव बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, जो उसका एक्चुअल बिहेवियर और जो इवेंट है उसके ऑपोजिट हमने उसको क्या सोल्यूशन देना है। इसमें हम पहले उसको सोशल बिहेवियर दिखा समझाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल स्किल की तरफ जाते हैं, फिर हम उनको कंप्लीट बताते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होंगी, किसी भी जो भी मतलब इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। और उसके अंदर हम सेल्फ गोल रखते हैं कि ये आपने अपने आप से स्टार्ट करना है, क्योंकि सारी दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद को चेंज नहीं करेंगे। और वो चेंज कहाँ से शुरू होता है, सेल्फ गोल। छोटे छोटे हम उनको टास्क देते हैं, छोटे छोटे हम उनको गोल देते हैं कि आपने जो है सबसे पहले कोई भी आप उसकी सिम्टम उठा लें, इमोशनल बिहेवियर जो है आप उनको पकड़ लें, जैसे कि लोनलीनेस है या एंगर इशू है, आप वहां से स्टार्ट करें। जो उनकी गिल्ट फीलिंग है, जो उनका बैड बिहेवियर है, बैड कंपनी है, कोई भी आप एक सिम्टम उठा रहे हैं और वहां से आप उनके सेल्फ गोल स्टार्ट करवाती हैं, जो कि स्किलफुल अल्टरनेटिव बिहेवियर में बदल जाते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नो मैम, क्लियर है। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? जी। जितना अभी मैंने केस प्रेजेंट किया आपको समझ आई है? यस मैम। ओके। अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि वैलिडेशन देनी है हमने, चीज पे करती है कि हमने वैलिडेशन किस तरह से देनी है, हमारी कम्युनिकेशन किस तरह से होनी चाहिए। आपने कोई क्लाइंट देखा हुआ है इसका, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? नहीं किया तो आप ये देखिएगा, कभी आप ऑब्जर्व करें तो आप देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि वो इस तरह की आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपने उनको वैलिडेशन देनी है ना उनके बिहेवियर की, प्रोड्यूस करते हैं ना जो उनके लिए हम जाते हैं। इवन के ऐसे केसेस भी होते हैं कि वो सेशन छोड़ के चले जाते हैं, वो अच्छी खासी आपकी बात सुन रहे होते हैं लेकिन उनके मूड स्विंग्स इतने सेवियर होते हैं कि वो आपका सेशन छोड़ के चले जाएंगे और कहेंगे कि भाई आपने तो ऐसे बात कर दी, मतलब आपको पता नहीं चलता सम टाइम कि भाई इसको ये बात बुरी लग सकती है, हालांकि बड़े स्मूथ चीजें चल रही होती है। तो वो इतने कॉन्शियस हो रहे होते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट ही नहीं होता। सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको ट्रस्ट दिलाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और वो जो कहते हैं ना कि जो अपनों का डंगा हुआ होता है, तो फिर जिसके अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने खराब होते हैं, वो थेरेपिस्ट पे भी इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो वैलिडेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, टू द पॉइंट होनी चाहिए।
इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती हैं उसके अंदर वैलिडेट करने के लिए, उनकी इमोशन और फीलिंग्स, वो चाहते क्या हैं और वो सफर किससे कर रहे हैं। ये दो चीजें आपने बहुत सोचनी है, समझनी है, और उसके बाद आपने उसका प्लान बनाना है। आप सेशन प्लान करेंगे, ठीक है, मेरा क्लाइंट आता है, जब आप हिस्ट्री लेते हैं आपको पता चल ही जाता है, काफी चीजें आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आप बेशक नोट डाउन कर लें कि मैंने उसकी इमोशन फीलिंग्स, उसके वांट्स क्या है और उसकी सफरिंग्स क्या है, उन दोनों चीजों को आपने काउंटर करना है। वांट्स और सफरिंग, सफरिंग सबसे पहले आप काउंटर करते हैं, क्योंकि हमने उसको निकालना है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो उसको समझ ना आ रहा हो कि मैंने इसको काउंटर कैसे करना है। जब हम उसको काउंटर करना सिखा दे तो हो सकता है जो वो चाहता है वो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो थॉट्स और बिलीव्स, उसके ओपिनियन को आपने पूरा पूरा राइट देना है, उसके एक्शन को आप जस्टिफाई करेंगे लेकिन हर चीज को नहीं। इन केस वो सुसाइडल थॉट्स हैं या कोई अटेम्प्ट्स हैं या एंगर इश्यूज हैं, और एंगर इश्यूज में अगर वो वायलेंट हो जाता है तो आप उसकी एक्शन को वैलिडेट नहीं करेंगे। आप उसको ये जरूर कहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ये नहीं कर सकते। अदरवाइज जो भी इमोशन फीलिंग्स, जो भी उसकी थॉट्स हैं या बिलीव्स हैं, आप उसको वैलिडेट करते हैं। अगर वो ये कहता है कि भाई मैं हूं ही इतना बुरा या ये चीज मुझसे तो नहीं हो सकती, तो ये फिर अब आपने देखना है कि अब आपने उसको कैसे काउंटर करना है। या वो अगर ये कहे कि मेरे पास या मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मुझसे क्यों बात करे, कोई मुझे क्यों, उनके जॉब्स में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोवर्कर्स के साथ भी बहुत इश्यूज होते हैं, तो फलां बंदा मुझसे बहुत ज्यादा आके निकल गया और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये वो, बिकॉज बेसिकली वो एनिटीज पे चल रहे होते हैं। तो उनकी एबिलिटीज को प्रूव करवाने के लिए, क्योंकि सेल्फ गोल्स हैं इसके अंदर, तो आप उनको इस तरह के टास्क दे सकते हैं जिसको वो खुद परफॉर्म करें, और फिर आप उसके बाद उनकी रीडिंग ले सकते हैं कि इससे पहले आप कितने सेटिस्फाइड थे अपने इस काम से, जब आपने इसको कंसीडर करके किया या आपने इसको अच्छे वे में हैंडल किया, आपने पूरी प्रिपरेशन के साथ किया, तो अब आपकी एबिलिटी आपको क्या कहती है, यू कैन डू दिस और नॉट। ठीक है। तो इस तरह से आप उसके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं आप उसको वैलिडेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज में करें, जैसे मैंने बताया कि एग्रेशन या इस तरह के जो भी एक्शन है जो मिसट्रीटेड होते हैं उसमें आप उसको वैलिडेट नहीं करें। नेक्स्ट हम देखते हैं हमने वैलिडेशन में उसको गाइड किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने उसको ये कहना है कि जो भी मैं आपसे बात करूं आपने उसको अटेंटिवली सुनना है। बॉडी और माइंड जो है वो आपके क्लाइंट होते हैं वो कॉन्शियस बहुत होते हैं, और जो बंदा कॉन्शियस होता है वो अटेंटिवली आपकी बात नहीं सुन सकता। आपने रिफ्लेक्ट बैक कोई भी वो इस तरह का वर्ड जो मतलब कि डिस्क्रिप्टिवली वो आपको बोल जाता है, नॉन जजमेंटल हो के आपने उसको सुनना है। बिकॉज आप थेरेपिस्ट हैं और आपकी वैल्यू अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा इनसेंसिटिव वर्ड या कोई एक ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो चले भी जाते हैं छोड़ के, तो आप इसको वैलिडेट करें अपनी साइड पे, बल्कि उसको गाइड करें कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट आपने मेरी बात सुनी है बैठ के, बिकॉज ये उसका फर्स्ट स्टेज है कि वो किसकी बात किस तरह से बर्दाश्त करता है। तो यहीं से आपने उसकी थेरेपी जब स्टार्ट करनी है कि मेरे सामने ही बैठ के आपने जो भी बात करनी है, भले वो लाउड हो जाए जो भी हो जाए, बिकॉज बीइंग अ थेरेपिस्ट ये अनएथिकल है कि हम उसकी टोन में वापस जाके उसको आंसर करें। तो जो एक्सक्यूज मी रिफ्लेक्ट मैडम। बैक है आपने। जी जी। मैम, ये जो अभी आपने केस बताया है, ये जो लड़की का जो था बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी का, मैम ये आपने प्रैक्टिकली ये आपने एक्सपीरियंस किया है? जी बिल्कुल, ये मेरी अपनी क्लाइंट थी, ये उनका केस है। अच्छा मैम, तो चूंकि आपने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो मैं ज़रा इधर कंफ्यूज हूँ कि इनको हर जगह से चूंकि ये निगलेक्ट हुए होते हैं, और तो साइकोलॉजिस्ट की तरफ एक काउंसलर के की तरफ आते वक्त इनको क्या करेज मिल जाती है कि या क्या ये आपकी तरफ रेफर की गई थी या ये खुद आई थी सेशंस के लिए? यहाँ पे दो चीजें आती हैं, जो आपके पास क्लाइंट आता है ना, स्पेशली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और एडिक्शन का क्लाइंट, वो कभी खुद नहीं आएगा आपके पास, उसको हमेशा लोग धक्के से लेके आते हैं। ठीक है। बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको पता होता है कि ये चीज हमारे अंदर है या हमें जाना है। सम टाइम ये जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हर तरफ से उनको ये चीज सुनने को मिलती है ना, हमारे लिए तो ये चीज सम टाइम ये जो छोटे
लफ्ज होते हैं ना, ये मैटर नहीं करते, हम बोल जाते हैं, लेकिन जो इस तरह का बंदा होता है, और अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट सोचें कि वो कितना बुरा असर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बचपन में उनकी ये चीजें इंपॉर्टेंस नहीं होती, अगर ये बच्चा इधर बहन भाई नहीं कर रहे थे, उधर वो नहीं कर रहे थे, अगर वो बाहर जाके किसी के साथ मिसबिहेव करती है और कोई उसको ये कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं सिखाई किसी ने, तो फिर आप सोच सकती हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। कि उस सेंटेंस में, उस जुमले ने उस बच्ची के इमोशंस पे, मतलब वो कितना नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो जब वो चीज बचपन से ऑब्जर्व करती आ रही है, और फिर जिस तरह की सोसाइटी में, तो लोग कहते ही हैं, बल्कि ये लोग ही रेफर कर रहे होते हैं ना कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं करते उस तरह से एक्सेप्ट चीज़ों को, जिस तरह से आप शायद कर जाती होंगी सोसाइटी में। अब आपके साथ भी, अगर आप प्रोफेशनली या इवन आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जिन पे आपको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हर बंदा नहीं कर रहा होता। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो उनकी कंसिडरेशन यही होती है कि ये प्रॉब्लम है इमोशनली, जहाँ पे जितनी ये मैंने, तो उनको पता चल रहा होता है कि अब ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है। लेकिन वो जब आपके पास भी आएंगे ना, नहीं है, हर पर्सन की एक अपनी एंटिटी है जो, हर पर्सन की एक अपनी एंटिटी है जो कि इस दुनिया में आया है। तो ये उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपने उनको एक्नॉलेज करना है। सबसे पहले आप उससे थॉट्स पूछ लें, आप उनके ना, किसी भी चीज के बारे में। तो जहां जहां प्रॉब्लमेटिक चीजें लगती हैं, आप वहां वहां साथ साथ उनको गाइड करते जाते हैं, साथ साथ उसको वैलिडेट करते जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। फिर वो आपको ये भी बताएगा, स्टोरीज सुनाते हैं वो बहुत लंबी लंबी, कि देखे नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो आपको सुनना बहुत पड़ेगा, दूंगी, एक नहीं बल्कि दो एक्टिविटी दूंगी जो कि आपको करनी होगी। और आप उसको सेल्फ गोल के तौर पे भी ले सकती हैं अपने आप के, क्योंकि मैंने आपसे भी यही कहा था। और जब भी आप कोई भी इस तरह की चीज फिल आउट करने बैठे, तो आप सबसे पहले अपने इमोशन से स्टार्ट के करें, ताकि आप ज्यादा अच्छे से उसको फिल आउट कर, इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते, हम भी करते हैं। तो आप उसको जो है, मतलब इसको सेल्फ इन्वेंटरी के तौर पे लें और खुद से कर लें, अगर बजाय इसके कि आप कोई केस ढूंढें इस तरह का। और ये लास्ट पे जो इसकी शीट है, जो आपके स्लाइड्स मैंने भेजी हैं, अ, जो मैं भेजूंगी अभी, आप उसकी लास्ट पे देखिएगा, जो अभी हमने ये पढ़ा था चेन एनालिसिस, ये उसके अंदर है शीट, ये आपको करना होगा। और इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बाकी ग्रुप में भेजी हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि ये हार्ड फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में आप ले लें, ताकि इसके ऊपर जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं आपको इसके ऊपर कराऊं। और ये क्वेश्चन है आपने फिल करना है, और फिर मैं आपसे इसके रिस्पॉन्सेज पूछूंगी कि आपने किस तरह से ये इसको वैलिड, जो कि डायलेक्टिक होमवर्क शीट है, ये मैंने आपको सेंड किया, ये आपकी एग्जाम है, वो आप इसी केस पे सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि वो अब आपने सुन लिया। ओके मैडम। आपको यहाँ तक समझ आ गई है?